दिनांक 21 अक्टूबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर वृत्त हम कर रहे थे और पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.1 की चर्चा हमने किया और इस बार हम डिस्कस करेंगे प्रश्न संग्रह 3.2 के सवालों को। 3.2 को समझने के लिए कुछ नियम, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ संकल्पनाएं हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले 3.2 से जुड़े हुए जो फार्मूले हैं, जो नियम है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला तो ये नियम आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये P केंद्र वाला एक वृत्त है और ये Q केंद्र वाला दूसरा वृत्त है, जो बिंदु R पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब यहाँ पर तीन बिंदु है, एक तो बिंदु P, बिंदु Q, ये दोनों वृत्त के केंद्र हैं, और बिंदु R स्पर्श बिंदु है। तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि अगर दो वृत्त स्पर्श कर रहे हों तो उनके दोनों केंद्र और स्पर्श बिंदु हमेशा एक रेखीय होते हैं, एक रेखा में होते हैं। इसका मतलब यदि आप P, R और Q को जोड़ोगे तो ये एक ही रेखा में आएंगे। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में समाविष्ट हो जाएंगे। जैसे, और ये जो नियम है, ये बाह्यस्पर्शी वृत्तों के लिए भी ये नियम है और अंतःस्पर्शी वृत्तों के लिए भी ये नियम है। देखिए, यहाँ पर भी दो वृत्त हैं। ये वृत्त, इस वृत्त का केंद्र P है और ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र Q है, और दोनों बिंदु R पर स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। जो छोटा वाला वृत्त है, ये बड़े वृत्त को अंदर से स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर दोनों वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे वृत्तों को बाह्यस्पर्शी वृत्त कहते हैं, और इन दो ऐसे वृत्तों को, जो कि सेकंड में मैंने ड्रॉ किया है, इसे अंतःस्पर्शी वृत्त कहते हैं। तो चाहे बाह्यस्पर्शी वृत्त हो, चाहे अंतःस्पर्शी वृत्त हो, दोनों ही केस में वृत्त के जो केंद्र हैं, वो दोनों केंद्र और उनके स्पर्श बिंदु हमेशा एक रेखीय होंगे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम समझ लेते हैं। दूसरा नियम ये है कि जो बाह्यस्पर्शी वृत्त हैं, उनके केंद्र के बीच की जो दूरी है, वो उनके त्रिज्याओं के योगफल के हमेशा बराबर होगी। मान लीजिए कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है, तो उनके केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना पड़ेगा। ये त्रिज्या 5 है, ये त्रिज्या 6 है, तो टोटल केंद्र के बीच की दूरी 5 + 6 यानी कि 11 हो जाएगी। तो जो बाह्यस्पर्शी वृत्त हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। ये दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ। और जो अंतःस्पर्शी वृत्त हैं, उनमें केंद्रों के बीच की दूरी वृत्त के त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ P केंद्र है और Q केंद्र है, तो ये जो PQ है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या करेंगे तो यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी। जैसे कि अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो ये PQ कितना हो जाएगा? PQ हो जाएगा 6 - 5 यानी कि 1। तो ये दूसरा नियम याद रखिए। अगर वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो उनके केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगी। अगर वृत्त अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो उनके केंद्र के बीच की दूरी बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है, ये जो PQ है, बाह्यस्पर्शी वृत्त में केंद्रों के बीच की दूरी PQ क्या हो जाएगी? PR यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस RQ बड़े वृत्त की त्रिज्या। वहीं पर अगर अंतःस्पर्शी वृत्त है तो PQ, उनके केंद्र के बीच की दूरी PQ बराबर
बड़े वृत्त की त्रिज्या PR माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या QR। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या PR माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या QR। तो ये दो छोटे से नियम हैं जिन्हें यदि आप समझ गए तो 3.2 आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं 3.2 का पहला सवाल। पहले सवाल में क्या दिया है? परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 सेमी और 4.8 सेमी हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर अंतः स्पर्शी वृत्त हैं तो उनके केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है, यानी बड़ी वाली त्रिज्या माइनस छोटी वाली त्रिज्या। तो यहाँ 4.8 में से 3.5 को माइनस कर देंगे तो ये केंद्रों के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। देखिए, सबसे पहले दत्त लिख दिया। क्या दिया है? परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 3.5 सेमी और 4.8 सेमी है, ये हमें दिया है। तो दत्त की हेडिंग में लिख दिया। ज्ञात क्या करना है? वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो शुरू करते हैं हल। हम जानते हैं कि अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। इसलिए दिए गए वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या 4.8 है, माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या 3.5 है। माइनस कर दिया तो ये 1.3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी सेम वैसा ही है, केवल अंतः स्पर्श के जगह पे बाह्य स्पर्श आ गया। तो बाह्य स्पर्शी दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5.5 और 4.2 है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त होते हैं तो हम बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या करते हैं, तो त्रिज्याओं उनके केंद्रों के बीच की दूरी मिल जाती है। तो यहाँ हमने माइनस किया था। अब ये बाह्य स्पर्शी है तो यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए त्रिज्याओं को प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों को यदि प्लस कर दें तो इन बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो पूरा स्टेप वैसे का वैसे करना है, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो दत्त, सेकेंड सवाल में दत्त क्या है? बाह्य स्पर्शी दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5.5 सेमी और 4.2 सेमी है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है उनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो हल, हम जानते हैं कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। इसलिए ये जो 3 डॉट हम लोग लिखते हैं, इसको इसलिए पढ़ा जाता है। ऊपर 1 डॉट, उसके नीचे 2 डॉट। ये इसलिए दिए गए वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का योगफल। तो त्रिज्याएं क्या है? 5.5 और 4.2 है, उनका योगफल यानी कि प्लस कर दिया, तो केंद्रों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर आ गई। अब आइए चलते हैं थर्ड सवाल पर, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है कि 4 सेमी और 2.8 सेमी त्रिज्या वाले बाह्य स्पर्शी और अंतः स्पर्शी वृत्त बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। 4 सेमी और 2.8 सेमी त्रिज्या वाले सबसे पहले हम बाह्य स्पर्शी वृत्त बना लेते हैं। तो हम जानते हैं बाह्य स्पर्शी वृत्त में जो केंद्र के बीच की दूरी है वो उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगी। तो सबसे पहले तो हम दोनों का केंद्र निकाल देते हैं। दो वृत्तों का केंद्र, देखिए वृत्त बनाने के लिए 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो केंद्र, दूसरा उसकी त्रिज्या। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, जिससे कि हमने यहाँ O नाम दे दिया है। O समझ जाइए कि एक वृत्त का केंद्र है। अब दूसरा वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, बाह्य स्पर्शी वृत्त है तो
जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगी। तो इसलिए केंद्रों के बीच की दूरी हमने 4 + 2.8 कर दिया, 6.8 मिल गया। तो बिंदु O से 6.8 की दूरी पर दूसरा केंद्र भी हमें मिल जाएगा। तो ये हमने OP खींच लिया 6.8 सेंटीमीटर। तो ये O और P हमें ये 2 केंद्र मिल गए, 2 बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्र मिल गए। अब हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, गोला प्रकार में हम लोग 4 सेंटीमीटर की दूरी माप लेंगे और O से 4 सेंटीमीटर पे निशान लगा देंगे। इस निशान को मैंने यहाँ M नाम दिया है। तो 4 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया तो बाकी जो रेखाखंड बच रहा है वो 2.8 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ दोनों वृत्त की त्रिज्याएँ मिल गई, 4 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या, 2.8 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब हमारे पास केंद्र भी है और त्रिज्या भी है। तो क्या करेंगे, गोला प्रकार की नोक को बिंदु O पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे यहाँ पर, और पेंसिल को खींच करके पॉइंट M तक ले जाएंगे और गोला प्रकार को घुमाते हुए 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त बन जाएगा। अब दूसरा वृत्त कैसे बनेगा? दूसरा वृत्त का केंद्र P है, त्रिज्या ये 2.8 है। तो यहाँ बिंदु P पर गोला प्रकार की नोक को रखते हुए और बिंदु M तक पेंसिल को खींचते हुए और P पर रख के गोला प्रकार को इस तरह से गोल घुमा देंगे। तो ये 2.8 सेंटीमीटर का भी वृत्त बन जाएगा और ये बाह्य स्पर्शी वृत्त तैयार हो जाएंगे। अब अंतःस्पर्शी वृत्त की रचना कैसे करेंगे? ठीक उसके जैसे ही सबसे पहले बिंदु O ले लीजिए, एक केंद्र मिल गया। अब हमें एक त्रिज्या तो पता ही है 4 सेंटीमीटर, तो O से 4 सेंटीमीटर ले करके हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन गया। अब दूसरा वृत्त बनाने के लिए हमें उसके केंद्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो केंद्रों के बीच की दूरी, अब अंतःस्पर्शी वृत्त है तो केंद्रों के बीच की दूरी यानी बड़ी त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो ये 1.2 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब जो दूसरा केंद्र होगा वो 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो O से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक निशान लगा देंगे तो ये बिंदु P मिल जाएगा। तो बिंदु P ये दूसरे वृत्त का केंद्र मिल गया और ये जो PQ है वो उस छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बिंदु P पे गोला प्रकार की नोक रख के और Q तक पेंसिल को खींच करके ये इस तरह से एक छोटा वृत्त बन जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या होगी। तो इस तरह से अंतःस्पर्शी वृत्त की रचना भी हो जाएगी। अब आइए चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिए, इस तरह से यहाँ पर आकृति बनी हुई है। P और Q केंद्र वाले 2 बाह्य स्पर्शी वृत्त हैं जो बिंदु R पर परस्पर स्पर्श कर रहे हैं। अब बिंदु R से एक रेखा जा रही है जो छोटे वृत्त को बिंदु A पर, बड़े वृत्त को बिंदु B पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इस आकृति के आधार पर सबसे पहले तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो AP है और ये BQ है ये समांतर हैं। फिर हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज APR और RQB ये समरूप हैं। APR और RQB समरूप हैं। ये त्रिभुज APR और RQB समरूप हैं, सिद्ध करना है। और तीसरा, PAR का माप यदि 35 डिग्री हो, कोण PAR अगर 35 डिग्री हो तो कोण RQB का माप कितना होगा। 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि AP समांतर BQ कैसे सिद्ध करेंगे। AP
और बी क्यू को समांतर सिद्ध करना है। देखिए, समांतर करने के लिए क्या होगा कि यदि हम ए पी और बी क्यू की तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले एकांतर कोणों को यदि हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ये रेखा ए पी और बी क्यू, रेखाखंड ए पी और रेखाखंड बी क्यू समांतर हो जाएगा। ये नियम है। एकांतर कोण किसे कहते हैं? जो जेड, जहाँ पर जो दो कोण जेड जैसा आकार बनाते हैं, जैसे कि कोण पी ए आर और कोण आर बी क्यू, ये दोनों कोण देखिए जेड जैसा आकार बना रहे हैं। अगर इन दोनों कोणों को मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो रेखाखंड ए पी और रेखाखंड बी क्यू ये समांतर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखिए, ये पी ए और पी आर ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए पी ए और पी आर सर्वांगसम होगा। और एक नियम है त्रिभुज का कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हों तो उनके जो सामने वाले कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वे भी सर्वांगसम होते हैं। तो जब ए पी और पी आर सर्वांगसम है तो ए पी के सामने का कोण कौन सा है? आर। पी आर के सामने का कोण कौन सा है? ए। देखिए, सम्मुख कोण पहचानना बहुत आसान है। ए पी आर जैसे है, तीन बिंदु है यहाँ, बिंदु ए पी और आर। अब भुजा ए पी में देखिए, आर गायब है, तो जो गायब होता है वही उसका सम्मुख कोण होता है। तो ए पी, यहाँ ए पी में आर नहीं आ रहा है तो ए पी का सम्मुख कोण आर हो गया। पी आर में ए नहीं आ रहा है तो पी आर का सम्मुख कोण ए हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पी ए और पी आर एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो पी ए और पी आर बराबर होगा, तो इसलिए इनके जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे। ये जो कोण ए है यानी कि पी ए आर है, वो कोण पी आर ए के सर्वांगसम होगा। कोण ए जो है कोण आर के सर्वांगसम होगा। लेकिन हमें तो ये कोण आर को, कोण ए को कोण बी के बराबर करना है, जबकि हमें क्या मिला अभी? कोण ए को आर के बराबर, ए आर के बराबर मिल रहा है। तो ये आर को बी के बराबर करना पड़ेगा, तब जाके ये ए जो है वो बी के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, ये इसी जैसे हमने ऊपर किया वैसे नीचे वाले ट्रायंगल में भी करना पड़ेगा। त्रिभुज आर क्यू बी में क्यू आर और क्यू बी देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो क्यू आर और क्यू बी सर्वांगसम हो गए। अब क्यू आर का सम्मुख कोण कौन सा आएगा? कोण बी। और क्यू बी का सम्मुख कोण कोण आर। तो यहाँ पर ये जो कोण आर है ये कोण बी के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो कोण ए है ये किसके बराबर मिला था? कोण ए आर पी के बराबर मिला था। ये जो कोण बी है वो किसके बराबर मिल गया? कोण बी आर क्यू के बराबर मिल गया। अब ये जो दोनों कोण आर मिल रहे हैं ये शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए, एक्स जैसा जब आकार बनता है दो कोण का तो वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, उनके माप हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोण ए आर पी और कोण बी आर क्यू शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए कोण ए और कोण बी भी बराबर हो जाएगा। परंतु कोण ए और बी ये एकांतर कोण है, तो इसलिए ये ए पी और बी क्यू समांतर हो जाएगा। क्योंकि यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं, सर्वांगसम हो जाए यदि, तो वो जो रेखाएं हैं जिसके कारण एकांतर कोण बन रहा है वो रेखाएं भी समांतर होती हैं। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आकृति बनानी है आपको। परीक्षा में यदि सॉल्व कर रहे हैं आप इसे, तो फिर जो भी जानकारी दी है उसे दत्त के हेडिंग में लिखना है। पी तथा क्यू केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को बिंदु आर पर स्पर्श करते हैं। बिंदु आर से जाने वाली जो रेखा है वो उन वृत्तों को बिंदु ए और बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करती है। साध्य
किताब में जो तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है, सिद्ध करना है, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। सबसे पहले AP और BQ समांतर सिद्ध करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल त्रिभुज APR लेंगे, इसमें PA और PR बराबर है, इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो देखिए उत्पत्ति में त्रिभुज APR ले लिया, इसमें PA सर्वांगसम PR। क्यों सर्वांगसम? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब जब PA और PR सर्वांगसम है तो इनके सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होंगे। सम्मुख कोण लिखना बहुत आसान है। देखो बेटा, यहाँ PA है, देखो R यहाँ पर गायब है, तो जो गायब है वही बीच में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा PRA। ऐसे यहाँ पर देखो A गायब है, तो A बीच में लिख दिया, ये कोण। और PR तो वैसे ही रहेगा, खाली बीच में जो A गायब था वो आ गया। तो इसका कारण क्या लिखेंगे? ये सर्वांगसम जो भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण है, तो ये कारण लिख दिया सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण। इसे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय भी लिखा जा सकता है, तो जो दोनों में से कोई भी एक कारण लिख सकते हैं। नंबर 1 हो गया। अब जैसा हमने यहाँ त्रिभुज AP की R के साथ में किया, वैसा ही यहाँ पर ये जो नीचे त्रिभुज है, त्रिभुज RQB, इसके साथ भी वैसा ही करना है। त्रिभुज RQB में देखिए RQ सर्वांगसम BQ। क्यों सर्वांगसम? क्योंकि ये RQ और BQ ये त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की, तो एक कारण यहाँ पे लिख दिया, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, जैसे ऊपर किया था हमने। फिर इसका सम्मुख कोण लिख देंगे, तरीका वही है। देखिए B यहाँ पर गायब है, तो RBQ हो गया, कोण RBQ। यहाँ पर देखो B और Q है, R नहीं है यहाँ, तो इसका सम्मुख कोण हो जाएगा BRQ। जो शब्द अक्षर गायब है वही बीच में लिख देना है। ये नंबर 2 कारण सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण। अब इन दोनों में देखिए ये जो कोण R है, PRA और BRQ, ये दोनों R देखिए, ये आकृति में ये वाले ऊपर वाले त्रिभुज का R और नीचे वाले त्रिभुज का R, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक आमने सामने, X जैसा आकार बन रहा है, X जैसा। तो दोनों कोण R बराबर हो जाएंगे। कोण PRA सर्वांगसम कोण BRQ, ये वाला कोण का R और ये वाला कोण R, ये दोनों कोण यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों सर्वांगसम हो जाएंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर इसे शीर्षाभिमुख कोण कारण आना चाहिए था, इधर यहाँ आप शीर्षाभिमुख कोण लिखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये नंबर 3 हो गया। तो अब देखिए 1, 2 और 3 से जब ये दोनों कोण R बराबर हैं, तो ये कोण A और B भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए 1, 2, 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि ये कोण A यानी कोण PAR और ये कोण RBQ या BRQ, सॉरी RBQ, ये भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों R सर्वांगसम है, इसलिए PAR और RBQ ये दोनों कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे। परंतु ये PAR और RBQ एकांतर कोण है, PAR और RBQ एकांतर कोण है और ये सर्वांगसम भी हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि रेख AP समांतर रेख BQ एकांतर कोण कसौटी है ये, तो ये कारण एकांतर कोण। तो ये पहला हल हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज APR और त्रिभुज RQB, इसे समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पर कोण A कोण R के बराबर करना होगा। ये जो कोण A है ये त्रिभुज RQB में जो R आ रहा है उसके बराबर करना होगा। अभी हमने A को B के बराबर किया, सिद्ध किया है, तो यहाँ A की संगति R के साथ बन रही है, तो कोण A को ये BRQ के R के साथ करना होगा। ये जो कोण P है उसको Q के बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, कोण P को कोण Q के बराबर, क्योंकि P और Q की संगति यहाँ बन रही है। देखिए P सेकंड नंबर पे है और Q भी सेकंड नंबर पे है। ऐसे ही R, ये ARP, ये वाला R
और इसका बी, ये कोण आर बी क्यू बी, ये दोनों भी सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा, तो ही हम इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग? त्रिभुज ए पी आर और त्रिभुज आर क्यू बी में, ये त्रिभुज ए पी आर, ये वाला त्रिभुज ए पी आर और आर क्यू बी में 1, 2 और 3 से, देखिए अभी 1, 2 और 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने कोण हैं सब आपस में सर्वांगसम है। पी आर ए पी, ये जो कोण पी आर ए है पी ए आर के बराबर है, और ये आर बी क्यू बी आर क्यू के बराबर है। अब ये दोनों आर बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर, इसका मतलब चारों के चारों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कोण 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों कोण बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, तो ये नंबर 4 हो गया। अब देखिए आप क्या करना है, अब ये त्रिभुज में जो संगति है, जैसे ए की संगति आर है, तो हम सीधा लिख सकते हैं। अभी इसका यदि कोण ए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए बीच में आना चाहिए, तो एक कोण पी ए आर लिख सकते हैं। अब देखिए ए की संगति किसके साथ बन रही, आर के साथ में, तो इसके सामने आर लिख देंगे। आर कैसे लिखेंगे, आर बीच में आना चाहिए, कोण बी आर क्यू। फिर पी की संगति क्यू के साथ है, तो कोण ए पी आर, कोई भी दो संगति भी यदि हमने कर दिया तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ ए की संगति देखिए आर के साथ बन रही है, तो इसका कोण ए लिख दिया 3 अक्षर के द्वारा, और ये कोण आर लिख दिया 3 अक्षर के द्वारा। फिर आर देखिए, कोण आर कैसे लिखेंगे, ए आर पी या पी आर ए, बस आर बीच में आना चाहिए। तो आर की संगति बी के साथ बन रही है, तो इसका कोण बी लिख दिया, कोण आर बी क्यू। और ये बराबर क्यों हो रहा है, ये हमने 4 से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में देखिए सारे आपस में सर्वांगसम हो रहे हैं। तो ये ए और आर देखिए यहाँ पर भी सर्वांगसम दिख रहा है, ए और आर। ऐसे कोण आर और बी, ये देखिए कोण आर और ये कोण बी, ये वाला भी दोनों त्रिभुज का कोण आर, ये कोण आर बी क्यू के सर्वांगसम है। तो ये 4 से हम लोग ये त्रिभुज की संगति के अनुसार जो कोण बन रहे हैं उसे सर्वांगसम लिख सकते हैं 4 से। तो इसलिए त्रिभुज ए पी आर और त्रिभुज आर क्यू भी समरूप हो गया, कारण को कसौटी। अब इसी का तीसरा भाग देख लेते हैं। तीसरा भाग क्या था कि कोण पी ए आर का माप 30 है, कोण पी ए आर का माप 30 है, तो आर क्यू बी का माप ज्ञात करना है, आर क्यू बी का माप। तो देखिए पी ए आर का माप 35 है, तो ये 35, तो ये भी 35 हो जाएगा, क्योंकि ए और ये आर बराबर ही है। फिर ये शीर्षाभिमुख है, तो ये भी 35 हो जाएगा। फिर ये 35, तो ये कोण इसके बराबर है बी के, तो ये 35, तो ये भी 35 हो जाएगा। अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 होना चाहिए, तो 35 और 35 70 ही हो रहा है। तो बचा कितना, 180 में अभी कितना कम है, 110 कम है। तो ये जो कोण है आर क्यू बी, ये 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री। तो इसी को देखो कैसे लिखने का तरीका, इसको थर्ड में देखिए, कोण पी ए आर 35 डिग्री है, और त्रिभुज आर क्यू बी में, त्रिभुज आर क्यू बी में ये कोण आर और कोण बी, ये कोण आर और कोण बी ये दोनों बराबर हैं। कैसे, ये जो हमने चौथा स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, इसमें हमने ऊपर के चारों कोण लिख दिए हैं। तो इसी के अनुसार इसमें ये
कोण क्यू आर बी और आर बी क्यू मिल ही रहा है। क्यू आर बी कहाँ पर है, ये देखिए क्यू आर बी और ये आर बी क्यू ये दोनों बराबर हैं। तो जब पी ए आर और पी ए आर भी इसमें ही है, देखिए पी ए आर बी आर क्यू आर बी क्यू ये सब बराबर हैं। तो ये 4 और ये 5, 4 और 5 से हम लोग कह सकते हैं कि क्यू आर बी और आर बी क्यू भी 35 डिग्री होंगे। ये क्यू आर बी और क्यू बी आर ये दोनों 35 डिग्री होंगे। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण आर प्लस कोण क्यू प्लस कोण बी ये मिला के 180 अंश, कारण त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। अब ये 35 अंश का है, ये कोण का माप भी 35 अंश है, ये हमें ज्ञात करना है। 35 + 35 70, 70 को साइड शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा। तो कोण आर क्यू बी का माप 110 अंश हो जाएगा। तो ये चौथा सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। अब आइए बढ़ते हैं इस स्वाध्याय के आखिरी सवाल पर, यानी कि 5वें सवाल पर। यहाँ पर क्या दिया है देखिए, ए केंद्र वाला एक वृत्त है और बी केंद्र वाला भी एक वृत्त है जो परस्पर बिंदु ई पर बाह्य स्पर्श करते हैं। रेखा एल सामान्य स्पर्श रेखा है जो कि ए केंद्र वाले वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है और बी केंद्र वाले वृत्त को बिंदु डी पर स्पर्श कर रही है। तो इस आकृति के आधार पर हमें रेख सी डी की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है। और यहाँ पर वृत्तों की त्रिज्याएं भी दी हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है। सी डी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सबसे पहले तो ए ई बी, मैंने आपको बताया था कि बाह्य स्पर्शी वृत्त के केंद्र और उनके स्पर्श बिंदु एक रेखी होते हैं। तो ये ए ई बी एक रेखा होगी। फिर ए सी भी को भी मिला दीजिए और बी डी को भी मिला दीजिए। ए ई बी को मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। फिर जब ए सी 6 है तो ए सी 4 है त्रिज्या, क्योंकि ए सी भी त्रिज्या है, त्रिज्या 4 है, यानी ए सी 4 तो ए ई भी 4। ऐसे बी डी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये 6 है तो बी ई भी 6 हो जाएगा। और इस तरह से ए बी कितना हो जाएगा, ये 4 + 6, ए बी हो जाएगा 10। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। ये ए बी 10 हो गया, ए सी 4, बी डी 6। तो इसको मिलाने पर, इन चीज़ों को मिलाने पे आकृति कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी। ये ए ई बी को मिला दिया, ए सी को मिला दिया, बी डी को मिला दिया। यहाँ ए सी 4 है, बी डी 6 है और ए बी 10 है। सी डी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक छोटी सी रचना करेंगे हम लोग। ये बिंदु ए से बी डी पर एक लंब खींच देंगे। तो लंब खींचने पर क्या हो जाएगा, लंब खींचने पर देखिए ये 90 डिग्री। अब ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा है तो ये भी 90 डिग्री, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा है तो ये भी 90 डिग्री। तो ये एक आयत बन गया, ये एक आयत बन गया। आयत बन गया तो उससे क्या लाभ होगा, तो आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो ये ए सी 4 है तो ये डी पी भी 4 हो जाएगा। अब ये पूरा बी डी 6 था, बड़ी वाली त्रिज्या 6 थी, तो जब ये 4 हो गया तो पी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ये 4 हो गया तो ये 2 हो गया, क्योंकि टोटल 6 है। तो ये 4, इसलिए ये भी 4, लेकिन टोटल 6 था तो इसलिए ये 2 हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये समकोण त्रिभुज में ये ए बी 10 है और ये 2 है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से ए पी मिल जाएगा, और ए पी मिल जाएगा तो ए पी जितना रहेगा सी डी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो इस तरह से सी डी मिल जाएगा।
तो ये जो चीज़ें यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है ये आपको रचना में लिखना पड़ेगा। देखिए आकृति बनाया, फिर जो जानकारी दी है वो दत्त में लिख दिया, जो ज्ञात करना है CD वो इस तरह से हेडिंग डाल के लिखना है। रचना आपको ब्लू पेन से ही लिखना है या सिर्फ आप समझ सकें इसलिए मैं यहाँ रेड इंक यूज़ कर रहा हूँ, जबकि आपको एग्ज़ाम के समय पेपर में रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, आप ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ कर सकते हैं। तो रचना में हमने क्या किया, ये AC को मिला दिया, BD को मिला दिया और बिंदु A से BD पर लंब खींच दिया। तो AC BD AE तथा BE को मिलाया, AP लंब DB खींचा, AP लंब DB खींचा। अब AC और AE 4 हो जाएगा, ये AC और AE दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो AC 4 है तो AE भी 4। ऐसे ही BD 6 तो BE भी 6, BD 6 तो BE भी 6, दोनों 6। ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हम जानते हैं कि दो वृत्त जब स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं। तो इसलिए ये दो केंद्र A और केंद्र B और उनका स्पर्श बिंदु E, ये A B और E ये एक रेखीय होंगे, A', E', B। तो इसलिए AB की जो लंबाई होगी वो AE प्लस EB हो जाएगा, AB बराबर AE प्लस EB। AB बराबर 4 प्लस 6 यानी AB 10। देखिए ये 4 और ये 6 तो AB 10 हो गया। अब चतुर्भुज ABDC, चतुर्भुज APDC में P 90, कोण P 90 रचना से, कोण D 90, त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय, कोण C भी 90 हो जाएगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय। तो इसके सभी कोण 90 हो रहे हैं तो ये चतुर्भुज एक आयत हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा, देखिए कोण C कोण D 90, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, कोण P 90 रचना से। अब चतुर्भुज के जब 3 कोण 90 हो गए हैं तो चौथा कोण जो बचा है वो भी 90 अंश ही होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। तो इसलिए चतुर्भुज APDC एक आयत हो गया। अब आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो इसलिए DP जो है वो AC के बराबर होगा। अब AC 4 है तो DP भी 4 हो जाएगा, तो DP और AC दोनों 4, DP बराबर AC बराबर 4। अब हम PB ज्ञात कर देंगे, D' P' B दिख रहा है तो ये D', P' B, DPB एक रेखीय है। तो यहाँ DP प्लस PB जो है DB के बराबर हो जाएगा। तो DP 4 है, PB हमें ज्ञात करना है, DB 6 है। 4 को वो साइड में शिफ्ट करेंगे तो 6 - 4 PB 2 मिल गया, यहाँ पर PB 2 मिल गया। अब ये त्रिभुज लेंगे और पाइथागोरस लगा देंगे त्रिभुज APB में। त्रिभुज APB में कोण P 90 अंश, Q 90 अंश रचना से, APB में कोण P 90 अंश रचना से। अब पाइथागोरस मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं। P 90 अंश है ना, तो P को छुपा दो, क्या बचा, AB बचा, तो AB का स्क्वायर बराबर, अब P 90 है तो एक बार PA और एक बार PB आ जाएगा, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब AB की लंबाई 10 और PB की लंबाई 2 है तो ये 10 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर 100, 2 स्क्वायर 4 को वो साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 100 - 4 हो जाएगा और ये 96। वर्गमूल लेंगे तो PA स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा PA। अब 96 कैसे होता है, 16 छंग 96 होता है, 16 गुणे 6 96, तो 16 का वर्गमूल 4 और 6 पूर्ण वर्ग नहीं है तो √6 आ गया, तो PA 4√6।
अब जब पी ए 4√6 आ गया तो ये डी सी भी 4√6 होगा, क्योंकि ये आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। तो डी सी किसके बराबर होगा? ए पी के। तो और ए पी 4√6 है तो सी डी भी 4√6 हो जाएगा। तो देखिए जो सी डी है ये पी ए के बराबर, क्योंकि आयत के सम्मुख भुजाएं हैं, परंतु पी ए 4√6 है तो इसलिए सी डी भी 4√6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये 3.2 समाप्त होता है मैथ्स 2 का। कहीं पर भी आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, अथवा डायरेक्ट मुझसे कॉल करके भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपको पर्सनली भेज करके आपको समझा दूंगा मैं। तो इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। पीडीएफ भी मैंने भेज दिया है, उससे भी आप समझिए, और समझने के बाद इन सवालों को अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए, और बार बार इन सवालों को रिवाइज़ करते रहिए, रिपीट करते रहिए, ताकि ये एक बार जो चीज़ें समझ में आ गई हैं वो आपके दिमाग से निकले ना, वो भूल ना जाएं। धन्यवाद।